क्वेश्चन। इस चैप्टर से एयरफोर्स का ये फेवरेट चैप्टर है कि द्रव्यमान केंद्र बहुत पूछता है। कभी आपको दे देगा शंकु, वो कहेगा द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। कभी दे देगा आपको सेमी सर्कल और कहेगा इसका द्रव्यमान केंद्र। तो इससे रिलेटेड सारे ही फैक्ट समझ लेते हैं, आप लिख लेना। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात ये कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है। ऑलवेज उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, या उसके इनसाइड कहीं भी हो सकता है क्या, या आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, या आइदर कैन बी इनसाइड और भी आउटसाइड। तो पहले इसको ये अंडरस्टैंड करो कि ये बाहर भी हो सकता है, याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहती है। वो रॉड है, उसके अंदर ही कहीं होगा, उसके मास पे सेंटर पे होगा। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उसके इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, एकदम से आप याद रख लो, ठीक। अभी शंकु का बहुत पूछते हैं कि शंकु का होगा, तो ऑप्शन देंगे एच मतलब हाइट के बाई 3 पर होगा, या हाइट बाई 4 पर होगा, या हाइट बाई 2 पर होगा, कहाँ पे सेंटर मास होगा। तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपसे कौन की बात करता है, ठीक है, सपोज एच हाइट का कौन है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एच बाई 4 हाइट पर होगा, यानी कि इसके बेस से एच बाई 4 पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर एक सेमी सर्कुलर, आप सपोज ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास याद रख लो, 2 पाई 2r, सॉरी इसकी रेडियस r है, 2r अपॉन पाई दूरी पर होगा, ठीक है। सेमी सर्कुलर अगर रिंग है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, अगर सेमी सर्कुलर प्लेट है, दोनों ही कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। अगर ये रिंग के लिए रिंग, अगर अर्धवृत्ताकार रिंग है तो उसका 2r अपॉन पाई पे होगा, और अर्धवृत्ताकार अगर प्लेट है तो उसका, ये सपोज इसकी r रेडियस है, तो उसका फिर जो होगा सेंटर ऑफ मास वो 4r अपॉन 3 पाई पर होगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे होगा। तो अभी क्या है, मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई, आप स्क्रीन शॉट ले लोगे, तैयार कर लोगे। लेकिन हो सकता है कई बार क्या हुआ है कि आपको कहेगा कि एक रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं चल रहा है, और बाई पे कितना चल रहा है, 2r अपॉन पाई, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0/2r/पाई। सिमिलरली अगर वो इस प्लेट की बात करता है, अर्धवृत्ताकार प्लेट की, तो इसके हो जाएंगे निर्देशांक 0,4r/3 पाई, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, और आई थिंक वो तो बताने की नीड नहीं है कि एक रेक्टेंगल है उसका कहाँ होगा, तो उसके डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। और एक अगर कोई सर्कल है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी एक रॉड है, तो उसके कहाँ होगा, उसका एक्सियल जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे होगा। ये नहीं आते हैं बेसिकली आपसे, या तो वो पूछेगा आपका कौन का, या पूछेगा सेमी सर्कल का, तो इन्हीं के बहुत पूछता है, याद रखना, ठीक है। और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड यानी कि बाहर कहीं भी हो सकता है। और ये सेंटर ऑफ मास से ये क्वेश्चंस नहीं, ये नहीं है, मैंने एक नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है। दो कण है, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, और जो आपको लगे रिलेवेंट कि हाँ मुझे ये पॉइंट नोट कर लेना है, तो उसको नोट करने में आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, क्योंकि आप, मैं आपको मतलब बिलीव मी, एश्योर करा रहा हूँ कि जो ये सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, या जो करा चुका हूँ, या फर्दर कराऊंगा, इनसे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट एयरफोर्स में नहीं पूछेगा। आप 25 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में तो गारंटेड कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आएगा, और इतना स्कोर कर लेते हो मोर देन सफिशिएंट रहता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको मॉडल पेपर कराया है ऑफिशियल वेबसाइट वाला, उसमें भी शायद ये क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से। सपोज दो पार्टिकल हैं, दोनों ही क्या है, रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, और किसी मतलब मोमेंट पे जाके उनका वेलोसिटी v और 2v हो जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र की चाल, उसका आंसर 0 आता था। m1v1 प्लस m2v2/m1 + m2, इससे अप्रोच करोगे तो 0 नहीं आएगा। वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप मॉडल पेपर जाके वो सॉल्व करो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थर्ड क्वेश्चन है, टेम्परेचर सेम है, दो गैसों के डेंसिटीज़ का रेशियो है 4:9, तो इनकी VRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात बताना है। यानी कि दो गैसें हैं, उनकी डेंसिटीज़ का रेशियो, मैंने हिंट्स भी यहाँ पे लिख रखी है क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। क्या होता है, VRMS होता है उनके घनत्वों यानी कि डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V1/V, अब देखो इसमें पेन वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3, और 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आपसे हो सकता है दो गैसें, यहाँ पे तो दे दिया समान ताप पर दो गैसें हैं, एक और वेरिएशन क्या वो पूछ सकता है, वो कहेगा कि दो गैसें हैं, उन एक है O2, ठीक है, और सपोज, और एक है हाइड्रोजन,
यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर वो ये घनत्व का रेशियो ना दे, केवल दो गैसों का नाम दे दे, तो VRMS क्या होगा? तो VRMS उस केस में क्या हो जाएगा, उनके अणु भार के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि O2 का हम अणु भार मैंने लिख रखा है, O2 का क्या हो जाता है, 32 हो जाता है, और हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ पे 32/2 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आएगा, तो वहाँ पे 4:1 आ जाता है उस केस में, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप पूछ देता है तो आपको, और एक चीज़ आप और मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। सपोज उसने कह दिया कि दो गैसें हैं, ठीक है, एक बर्तन में समान ताप पे भरी हैं, तो कहेगा कि उनकी माध्य गतिज ऊर्जाओं का मीन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तब क्या करेगा लड़का, तब भी वही अप्रोच लगाने लगेगा, ऑक्सीजन का लिखने लगेगा, हाइड्रोजन का। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर माध्य गतिज ऊर्जा पूछता है तो माध्य गतिज ऊर्जा क्या होता है, 3kT, तो वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और वो कह रहा है कि एक ही बर्तन में भरे हैं, ताप समान है, और अगर ताप समान है तो माध्य गतिज ऊर्जा भी समान होगी, यानी कि उनका रेशियो 1/1 होगा। याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है। देख लेना ध्यान से कि वर्ग माध्य मूल चाल पूछ रहा है या माध्य गतिज ऊर्जाओं का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अगर माध्य गतिज ऊर्जा है तो फिर उनका रेशियो 1:1 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो फ्री फॉलिंग का केस है, ये मतलब ठीक है, फ्री फॉलिंग हो रहा है, या ऐसे भी पूछ सकता था कि लिफ्ट में है, लिफ्ट में फ्री फॉलिंग हो रहा है एक पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या 0 होगा? ये 0 जहाँ जहाँ भी होता है वो तुक्का स्पेशलिस्टों के लिए होता है, 0 देख के वो सीधे कूद पड़ते हैं इसी ऑप्शन पे, क्लिक क्लिक क्लिक। लेकिन आपको पहले अंडरस्टैंड कर लेना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। 0 यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। और मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी करते चलो, इनको मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट दो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पॉज करके खुद से सोचो, फिर अपने आप को इवेल्युएट करो कि हम कितना कर पा रहे हैं। क्या होता है आपका वो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, 2π√L/g। अब आपको पता है कि फ्री फॉलिंग के केस में जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई है अगर वो मुक्त रूप से गिर रहा है तो फिर इसका मतलब उस पर ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, तभी तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, मैं जो अभी आपको बताया कि मुक्त रूप से गिर रहा है ग्रेविटी 0, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं कुछ बोल देता हूँ, फिर उन चीज़ों को आप कमेंट में करने लग जाते हो, तो ये मत बनाया करो, क्योंकि हज़ारों वो चल रही होती हैं दिमाग में। तो फ्री फॉलिंग के केस में जी 0 रहता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जी नीचे 0 रख देंगे तो कोई अगर अगर यहाँ पे राशि है उसके बटे 0 है, तो यहाँ पे ये अनंत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अनंत हो जाएगा। आप इसको लर्न कर सकते हो, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो वहाँ पे 2 सेकंड होता है, याद रखना। और यही क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि सेकंड लोलक का उपग्रह पे आवर्तकाल क्या होता है, तो वहाँ पे अनंत होता है, क्योंकि उपग्रह पे क्या होता है, शायद एक वीडियो में एक्सप्लेन मैंने ऐसे किया है कि उसको अनडिफाइन कर दिया, तो वो अनडिफाइन सही नहीं था। उपग्रह पे क्या होता है कि वो आपका पेंडुलम अनंत तक चलता ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है कि एक सुरंग है और बहुत लंबी सुरंग है, उसमें कुछ एक पिंड डाला गया है, तो वो सेंटर पे जाके वो उसकी वेलोसिटी मतलब वो क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा या रुक जाएगा, इस तरह से वो क्वेश्चन आता है। तो वो भी रोटेट करता रहेगा इनसाइड उसके क्या कहते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर से। एक वेक्टर p वेक्टर है 3k कैप, तथा दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, वो है 2j कैप। तो वेक्टर p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर बताना है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करूँगा, कि जैसे कि i वेक्टर है और अगर उसका i वेक्टर से क्रॉस करना है हमें, यानी कि उसका सदिश गुणन करना है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वो 0 होता है। लेकिन यहीं पे अगर i वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन करेंगे तो वो 1 हो जाता है। ये बेसिक सी बात है, आप याद रखना, ठीक है। और यहीं पे अगर i वेक्टर है और उसका हम गुणा करेंगे j वेक्टर में, तो वो हमें रिजल्ट देगा k वेक्टर आई जे का। लेकिन यहीं उल्टा होता, j वेक्टर डॉट i वेक्टर होता तो वो माइनस का k वेक्टर दे देता, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स अगर पता है तो आप इजीली कर लोगे कि यहाँ पे k वेक्टर है तो यहाँ पे 2 और 3 का तो 6 बन जाएगा। लेकिन अब मिला हमें k वेक्टर और j वेक्टर का क्रॉस। अब क्या है कि अगर j और k होता, मेरी बात ध्यान से सुनना, आई जे के, जे और के होता तो सिंपली आई मिल जाता, लेकिन के और जे है इसलिए माइनस का आई मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली गलत कर दोगे। तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। सक्रियता, सक्रियता तो को देख के परेशान मत होना। सक्रियता मतलब एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी में भी वहाँ पे वो रेडियो सक्रियता लिख दे तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या है,
क्या क्यूरी है या रदरफोर्ड है या बैकेरल है। देखो इससे भी क्वेश्चन पूछने लग जा रहे हैं अब चाहे वो नेवी हो चाहे एयरफोर्स। तो बैकेरल इसका है, लेकिन अन्य जो है क्यूरी है वो भी सक्रियता का है, रदरफोर्ड भी सक्रियता का है। क्या होते हैं रिलेशन देख लेते हैं, वो ऐसा ही मात्रक नहीं होते। एक क्यूरी में एक क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकेंड, विघटन पर सेकेंड याद रखना। और एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 विघटन पर सेकेंड। ठीक है, ये दो रिजल्ट आप बहुत मतलब याद रखना, मोस्ट है। सक्रियता का मात्रक पूछे, ऐसा ही मात्रक बैकेरल, और ये भी सभी सक्रियता के ही मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूनिवर्सल गेट है। देखो सकते हो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑफनली पूछता है कि एक कण है वो ब्रह्मावस्था से मतलब बिल्कुल उसकी वेलोसिटी जब 0 थी तो वहाँ से मोशन स्टार्ट करता है। यदि 5th सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी यानी कि उसके द्वारा डिस्टेंस जो चली गई वो 9 मीटर है, तो 12वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो क्या है कि आपको पता होगा कि एस एन 9वें सेकेंड में क्या रहता है, यू वो तो 0 है क्योंकि इनिशियल में चल रहा है, तो सीधा ये याद रखना हाफ a2n-1। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें एक गलती क्या कर सकते हो आप लोग कि पहले आप एसिलरेशन फाइंड करो। ठीक है, एन का मान रखे क्योंकि यहाँ पे रखोगे 5वें सेकंड मतलब 5 रखे, और डिस्टेंस आपको पता है 9 दी गई है, तो यहाँ से पहले ए फाइंड करोगे, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ पे वो रखोगे एन का मान 12। ये नहीं करना है, सिंपली आप देखो कि जो डिस्टेंस है अगर एसिलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस आप वही लगा दो कि S1/S2 इज इक्वल टू 2n1-1 बटे 2n2-1। आपको बार बार एसिलेशन निकाल के 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा कर लो। अब S1 पहले 5वें सेकंड में चले दूरी 9 थी, तो यहाँ पे S1 की जगह पे हम 9 लिख सकते हैं। 9 इज इक्वल टू 2n-1 यानी कि 5वें सेकंड में यहाँ पे 5 रखेंगे n का मान, तो 5 2 10 में से एक जाएगा 9 बचा। और यहाँ पे S2 हम x मान ले रहे हैं क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, बटे अब दूसरा क्या है 12, तो 12 का 2 में गुणा करेंगे 24, 24 में से एक जाएगा 23, 23 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान 23 आएगा। आपको ऐसे अप्रोच करना है। एक वो भी है, आप 12th वाला वो लगाओ, पहले a निकालो फिर उसके बाद सेकंड समीकरण में मान रखो। तो ये सब नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। मैं बताता हूँ अपने हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप टाइम बचा सकते हो। आप वो नहीं है, क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन क्या रहता है कि टाइम सेव कर पाना ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। एक गेंद है वो h ऊंचाई तक h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है। यदि प्रत्यानयन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 0.6 है, तो हाइट h2 बतानी है जहाँ पे जो गेंद रिबाउंड होके जाती। सपोज ये 1 मीटर से गेंद गिराई गई, तो वो बताना है जब वो दोबारा यहाँ से कहाँ, अब 1 तक तो नहीं जा पाएगी, यानी कि कितना रिबाउंड होके जिस हाइट तक पहुँचेगी वो हमें h2 बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए भी आप एक रिजल्ट याद रख सकते हो, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो √H2/H1। अब H2 मतलब देखो यहाँ पे ये 0 पॉइंट कुछ रहेगा, तो इससे एक तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे H1 रखे कहाँ पे H2, बड़ा वाला नीचे रखें, यानी कि जो फाइनली जिस हाइट से गिराई गई है वो नीचे रखना है। तो E है कितना 0.6, और H2 हमें फाइंड करना है, उसको हम x मान लेते हैं। 1 से गिराई गई थी तो ये 1 रखा, इसका स्क्वायर रूट। अब हमें x फाइंड करना है, तो इधर का हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो वो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग लाइट की जो इंटेंसिटीज़ है वो वेवलेंथ से किस तरह से रिलेट है, ये हमें बताना है। तो आपको कुछ ऐसे जो रिजल्ट होते हैं वो भी याद रखने चाहिए। जो लॉर्ड रेले ने नियम दिया था उसके अनुसार जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के 4th पावर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन अब ये तो पता हो गया, लेकिन इसके लिए एक चीज़ और यहाँ से क्या निकल के आई कि हो सकता है वो कलर दे दे। ठीक है, वो 4 कलर दे दे, पीला, नीला, बैगनी और रेड, और कहे किसकी रेले के अनुसार किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा या किसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप क्या रिलेट कर पाओगे कि वेवलेंथ का मतलब हुआ कि रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम होगी। तो इस तरह से जो MCQ है वो निकल के आ सकते हैं। तो कोई अगर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको
समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो प्रकाश के दो सोर्स हैं उनको फेज संबद्ध मतलब को एक देखो मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, एक होता है कोहेरेंट, कोहेरेंट इंग्लिश वालों को, एक होता है इनकोहेरेंट, ये होता है कला संबद्ध, ये होता है कला असंबद्ध। अब ये क्या रहते हैं वो आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। आपने कभी देखा हो, आप फोटो कॉपी कराने गए हो, आपका एडमिट कार्ड आ गया AASSR का, तो आप जाओगे तो वहाँ पे जब फोटो कॉपी वाली मशीन होती है तो उससे ग्रीन ग्रीन लाइट निकलती है पूरी, ठीक है, वो इस तरह से स्कैन करके तो वो स्कैन हो जाता है। तो जो स्कैन मशीन की लाइट होती है वो क्या होती है, वो लेज़र, वो कला संबद्ध होती है, वो कोहेरेंट होती है। लेकिन अगर आप अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाओगे तो वो इस तरह से आपका फ्लैश लाइट जलता है, यानी कि वो फेज कोहेरेंट नहीं होता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आपने यहाँ से देखा कि जो कला संबद्ध होता है, जो कोहेरेंट होता है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, और कलांतर जो कांस्टेंट होता है, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस है ओवरऑल आप देखें उस स्कैन मशीन में कि वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें कोहेरेंट जो इसमें फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ये तो प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना, आयाम समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो, ये कुछ नहीं। ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए और उनका कलांतर नियत होना चाहिए, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आयाम तथा, एक सेकंड में इसको यहाँ से सेट कर लूँ पीछे, ठीक है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। तरंगदैर्घ्य की जगह पे अगर आवृत्ति भी दिया है तो वो भी आप सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुविक हाइड्रोजन को nवें ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है। निम्नतम स्तर में लौटते समय इसके द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एयरफोर्स इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। लेकिन उसने कैसे पूछा था, उसने एनवे की जगह पे फोर्थ दे दिया था, यानी कि क्वेश्चन सेम था, उसने फोर्थ दे के और इस तरह के ऑप्शंस थे 6, 8, 9, 11। तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, अधिकतम जो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी वो मैक्सिमम संख्या ½ n-1 से निकलेगी। तो अभी क्या है कि इस तरह से मैंने इसको फ्रेम कर दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है। अब सपोज़ यहाँ पे फोर्थ दे देगा तो n की वैल्यू आप 4 रखोगे, तो ½ n की वैल्यू 4, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। तो इसे 2 से कट करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो 4, 3 यहाँ पे चौथे कक्षा, पाँचवा कक्षा कुछ भी दे दे, आप याद रखना ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की अगर कभी भी संख्या पूछे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर की सांद्रता का अनुपात 7 और 5 है। इंग्लिश वालों को मैं बता दूं कि सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन, कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उनका रेशियो 7:5 है, और उनकी करेंट्स का रेशियो 7 और 4 है। उनके अपवाह वेगों यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का हमें रेशियो बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप एक चीज़ सीखो कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आई इज इक्वल टू, देखो अभी आप यहाँ इसी वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है। फिर आप रियलाइज़ करो कि आपका सिलेक्शन, सपोज आपका लॉकडाउन ना होता तो एग्ज़ाम होने लगा होता, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्या आप अभी कर पा रहे हो, खुद से सोच पा रहे हो कि इसको कैसे करना है। अगर सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप थोड़ा और स्ट्रगल करो और अच्छे से पढ़ाई करो, अगर आप सीरियसली एयरफोर्स की नीली वर्दी लेना चाहते हो तो। अदरवाइज़ टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिखते नहीं हो आप लोगों को, मैं बार बार कहता हूँ कि लिखा करो चीज़ों को, फॉर्मूले ज़रूर लिख लिया करो। तो जो आई होता है वो होता है NaEVD, ये फॉर्मूला याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अपवाहक सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स और कोटर की जो कंसंट्रेशन है उन, ये होता है n, ठीक है। और आपको VD हमें फाइंड करना है। और अब यहाँ से अगर हम देखें तो VD, इसको हम 1 दे रहे हैं या इसको VD2 लिख ले रहे हैं, यही में रेशियो फाइंड करना है। तो ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई का रेशियो तो सीधा का सीधा लिख लो। कितना था, 7/4 था धाराओं का, तो 7/4 लिख लिया इनटू। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन यहाँ पे इधर है तो इधर जाएगी तो इनडायरेक्टली हो जाएगी, यानी कि ये उल्टा कर दो। कंसंट्रेशन का रेशियो 7:5 था तो इसको 5/7 कर दो, तो 7 से 7 कट गया, 5:4 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पा रहे हो एटलीस्ट पहली बात तो लिखो, क्योंकि लिखोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फीड होती चलेंगी। लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप एटलीस्ट इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे बात करते हैं कि धातु के 3 तारों के मासेस के रेशियो दिए गए हैं 1:2:3, ठीक है।
और उनकी लेंथ का रेशियो है 3:2:1, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो सिंपली एक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी इंटू एल लेंथ उस तार की अपॉन एरिया। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर आपको मास इंक्लूड कर दिया हो और ठीक है मास इंक्लूड, अब इसमें तो कोई मास दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम देखें जो वॉल्यूम होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होता है। ठीक, और वॉल्यूम क्या, एक चीज़ और, वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ भी तो होता है, क्योंकि वॉल्यूम का जो मात्रक है वो होता है मीटर क्यूब, तो एरिया का मीटर स्क्वायर और एक लेंथ, एरिया इंटू लेंथ भी तो होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें रख दो, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी निकालें तो यहाँ तो रो रहेगा। ठीक है, एल हम रखते हैं अपॉन, अब एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन सारी ही वैल्यूज़ को रखेंगे तो रो एक ऊपर एल जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो ना, और ये डी ऊपर पहुँच जाएगा, ये क्योंकि वॉल्यूम का एम अपॉन डी रखेंगे, डी ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे एम रहेगा। तो ये हुआ, तो यहाँ से हमें एल चाहिए और मास चाहिए। तो अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करो। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायरेक्ट आप याद रखना कि जो R1:R2:R3 का रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, L1 का स्क्वायर इंटू M1, L2 का स्क्वायर बटे M2 और L3 का स्क्वायर बटे M3। आप डायरेक्ट ये भी याद रख, अगर अब देखो उतना मैंने समझा दिया, अब एग्जाम के लिए आप याद रखना कि L का स्क्वायर बटे M, मतलब उनकी लेंथ के स्क्वायर में मास से डिवाइड करके हम रेशियो निकालते हैं। लेंथ 1 वाली कितनी है, लंबाइयाँ 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, नीचे 1, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे दूसरा 2, और 1 का स्क्वायर 1/3। अब हम इसमें क्या है कि नीचे से 3 हमें हटाना है, तो सब में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हट जाएगा, तो ये 27 बन जाएगा, ये 2 से कट करके 6 बन जाएगा, और ये 1 रहेगा क्योंकि 3 नीचे से 3 कट जाएगा, तो 27 और 6 और 1 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन मैंने आज कम्युनिटी पे पोस्ट किया था और उसके जो रिप्लाई आए हैं 69% लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक रट्टाफिकेशन से काम चला रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों की। ठीक है, और कहने को आप लोग क्या ही कहूँ मैं, ये सारी देखो आपने अच्छे से अगर नहीं, देखो मैं आज समझा दे रहा हूँ, आज के बाद प्रस्पंद और निस्पंद का क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि गलत नहीं करोगे आप लोग। देखो ये होते हैं यहाँ पे नोड्स, जहाँ पे ये क्लोज रहते हैं नोड्स, यानी कि निस्पंद। ठीक है, और यहाँ पे हाफ पे रहते हैं एंटी नोड्स। इतना तो आपने आर्गन पाइप्स आई होप पढ़े होंगे अच्छे से, ये यहाँ पे एंटी नोड्स रहते हैं। अब आपको पता होगा कि एक पूरा सर्कल जो पूरा कर रहा है वही तो वेवलेंथ होता है। वेव मतलब एक एम्पलीट्यूड पूरा करने में जो वेव, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होता है, लैम्डा होता है। तो इतना पोर्शन क्या होगा, इतना पोर्शन λ/2 ही तो होगा, λ/2। अगर एक ये एंटीनोड है, एक एंटीनोड से दूसरे एंटीनोड के बीच की दूरी देखें तो यहाँ से इसका आधा, ठीक है, इतना और इतना मिला के पूरा एक ये बन रहा है। यानी कि अगर निस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कहे तब भी λ/2, और अगर एंटीनोड और एंटीनोड यानी कि प्रस्पंद और प्रस्पंदों के बीच की दूरी पूछे तब भी λ/2, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, तो यहाँ से ये 1/4 ये दूरी और 1/4 ये, यानी कि पूरा हाफ चल पाया, और हाफ मतलब ये पूरा चलने में एक वेवलेंथ होती है, तो हाफ में λ/2 हो जाएगा वेवलेंथ का आधा। तो अब आप याद रखना, अब देखो कहे कि निस्पंद की और पास वाले प्रस्पंद की दूरी बताओ, तो आप इजीली बता पाओगे, ये पूरा एक होता है लैम्डा, और ये इसका आधा होता है λ/2, तो यहाँ से इसका भी आधा है तो λ/4। तो अब आप याद रखना कि अगर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी पूछे तो λ/2, अगर एक आप क्या 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 कहते हैं, सॉरी, नोड और दूसरे नोड के बीच की दूरी, एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच की दूरी तब भी λ/2, लेकिन अगर नोड और उसके पास वाले एंटी नोड कहे तब λ/4। यही 3 तरह से एयरफोर्स पूछ सकता है, और इसके अलावा अभी तक उसने नहीं पूछा है। तो अब आप आई होप गलत नहीं करोगे। तो आप कम्युनिटी पे आपने आज लोगों ने मैक्सिमम जो है रॉन्ग क्लिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव जो एमिशन होता है उसमें जो अल्फ़ा कणों व बीटा कणों की संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया
और पूछ लेगा कि क्या बताओ कि यहाँ से आखिर जब यहाँ पे मास नंबर 200 था और 168 रह गया और यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक 90 से 80 रह गया हुआ, तो ऑब्वियस है कि कुछ तो रेडियो एक्टिव एमिट हुए होंगे, तो वो कितने हुए हों उनके नंबर बताने हैं। तो इसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं जो अप्रोच बताऊँ वो याद रखना कि अल्फ़ा कण निकालना बहुत ईजी है, सुपर ईजी। कैसे कि आपको क्या करना है, मास नंबर का डिफरेंस लेना है। 168 और 200 में डिफरेंस कितने का है, 32 का। मास नंबर के डिफरेंस में 4 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 को जब 4 से भाग दोगे तो 8 बार कट जाएगा, यानी कि जो अल्फ़ा कण हैं वो बहुत ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक अल्फ़ा कण एमिट से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और भार में 4 की कमी आती है। तो यहाँ से आखिर भार में कितने की कमी आ गई, 32 की। तो 32 की आई और एक निकलने में 4 की आती है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये सिंपली 8 आ गया। वैसे आप केवल इतना ही निकाल के ऑप्शन क्लिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें 8 और 8 है, सेम हो नहीं सकता। इसमें 6 पहला ऑप्शन है, इसमें 6 ये नहीं हो सकता, तो यही हो गया। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बीटा कण भी कैसे फाइंड करते हैं। अब अल्फ़ा आपने कर लिए, अब इसमें देखो 90 और 80, बीटा का क्या रहता है, बीटा जब एक बीटा निकलता है तो उस पर एक की इंक्रीज हो जाता है, यानी कि याद रखना पहले 90 था, ठीक है। बीटा के लिए बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अल्फा निकालना तो बहुत ईजी है, सुपर ईजी है, मास नंबर का डिफरेंस बटे 4, 90 माइनस। अब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है अल्फा निकालने से, तो 2 अल्फा, अल्फा कितना है 8, अभी अल्फा का मान निकाला, ठीक है। और उसमें एक बढ़ जाता है बीटा, यानी कि नंबर ऑफ बीटा एक बढ़ जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 से 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो 90 में से 16 गया, कितना बचा, 76, 74 बचा। 74 प्लस नंबर ऑफ बीटा बराबर 80। अब ये 74 उधर जाएगा तो नंबर ऑफ बीटा कितने आ जाएंगे, 6। तो यहाँ से 8 और 6 हो गया। तो आई होप फिर से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और नहीं तो एक बार इसका एक रिपीट एक बार और कर लेना इस वीडियो को, तो फिर आपको ये ऑल टाइम क्लियर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में थर्मामीटर का निम्नतम बिंदु क्या होता है। देखो जो स्केल्स होते हैं इनसे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे -40 डिग्री, सुपर इजी क्वेश्चन। आई होप जितने भी वीडियो देख रहे हो सब बहुत खुश हो गए हो कि ये तो मुझे आता है। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर सेंटीग्रेड बटे 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32/9, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी होता है लेकिन इतना ही याद रखो। तो इसमें अगर हम -40 रखें दोनों जगह तो इक्वल इक्वल आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नतम बिंदु फ़ारेनहाइट का क्या होगा। सेंटीग्रेड में 0 होता है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, और 9 इधर जाएगा तो भी 0 रहेगा, और 32 इधर आएगा तो प्लस का 32 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32। अगर पूछे परम शून्य ताप कितना होता है तो वो -273 होता है, क्योंकि -273 में जब 273 जोड़ेंगे तब वो केल्विन में बदलता है, तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपको 4 टेम्परेचर देगा, कहेगा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या और कुछ, और कहेगा इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता, केल्विन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, उसमें क्या था 4th सेकंड का पूछा था। उसका नेक्स्ट वेरिएशन ये है कि किसी क्षण टी पर एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स दिया गया है। कितना है फ्लक्स, 10t² गुणा -50t प्लस 250, और t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखो मैंने कल बताया था, कल का वीडियो जिसने नहीं देखा ध्यान से जाके देख लेना, कि 4th का कैसे निकालना बताया था, स्पेशली 4th यानी कि 9वें सेकंड का। अब इसमें क्या है कि अगर सिंपली दे दे 3 बराबर 3 सेकंड, तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट टी का मान 3 रखेंगे और उनको ऑप्शन भी मैच हो जाता है, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में 10 का गुणा करोगे 90, -50 का 3 में गुणा करोगे 150, और प्लस 250। आप देख रहे हो कि ये 150, 250, 100 और 90, 190 आ रहा है, तो 190 आप कर दोगे या प्लस या माइनस, जो कि गलत होगा। आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वैद्युत भाग बल होता है, वो होता क्या है, -d∅/dt। मैंने शायद पीछे बताया भी है, जो फ्लक्स का समय के साथ डिफरेंशिएशन होता है वही तो होता है। अब इसका पहले डिफरेंशिएशन करो तो 10t² का होगा 10, और 2 आगे आ जाएगा तो 20t, -50t का 50 होगा और 250 का 0। अब इसमें अगर पूछा है 3 में से 30 सेकंड, 3 सेकंड में, तो टी का मान 3 रख दो, तो 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, 60 -50 हमें कितना मिल गया 10, और 10 आंसर भी होगा। आपको क्लिक 10 नहीं कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव चिन्ह, आपका नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है, और मैंने ये पीछे बताया भी है कि ये नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कि नेगेटिव ये क्यों होता है, अगर आप वीडियो आप अच्छे से देखते।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे द्विध्रुव कर लेना, तो उसके कारण जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको आप रट लो, ठीक है। अब जो डाइपोल होता है वो क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस 2L सपोज हम मान लेते हैं उस पे है, तो ये एक डाइपोल बनता है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बताना है, उस पॉइंट के दिए गए कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये L और ये L रहेगा, इसको थीटा मान के जब फाइनली डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कुछ पॉइंट जो पता होने चाहिए कि जो डाइपोल होता है वो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो सदिश राशि होता है। उसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। तो इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। देखो केयरफुली करना, क्योंकि कूलाम प्रति मीटर जल्दबाजी में कर देते हैं बच्चे, कूलाम इंटू मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक और होता है, बहुत पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर विद्युत फ्लक्स पूछते हैं तो वो स्केलर हो जाता है। मेरी बात पे ध्यान देना, वो स्केलर इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे एग्जांपल वर्क का ले लो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणन हमेशा सदिश कैसा होता है, अदिश होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनका परपेंडिकुलर एरिया का होता तो डॉट प्रोडक्ट ही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होता है, याद रखना। फ्लक्स पूछे तो अदिश, और अगर डाइपोल यानी कि द्विध्रुव की बात करेगा तब फिर वहाँ पे आप सदिश कर देना, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आपको होना चाहिए पता, क्या, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है, अल्टरनेट करंट का एक परिपथ है जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है यानी कि कलांतर है वो फाई है। तो धारा का वाटहीन घटक यानी कि वाटलेस कंपोनेंट बताना है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कॉस थीटा कॉस फाई करने वाले हो, जो कि 100% गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न कहाँ होती है। आप उसे पावर फैक्टर से कन्फ्यूज कर लेते हो। पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो पावर फैक्टर की रेंज भी पूछ लिया अभी किसी एग्जाम में, तो वो 0 to 1 रहती है, ठीक है। पावर फैक्टर का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, पावर फैक्टर क्या होता है, P = VI cos फाई, ठीक है, VI और cos फाई। तो इससे ये cos फाई मत कर देना, याद रखना अब आज के बाद कि अगर वाटलेस कंपोनेंट की बात करेगा तो उसमें क्या रहता है कि P = I, जहाँ पे करंट, और इंटू V इंटू साइन फाई। यानी कि अगर वाटलेस कंपोनेंट की बात करेगा तो वहाँ पे साइन का कंपोनेंट वर्क करेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन फाई, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू तथा वर्गमाध्य मूल मान मतलब आरएमएस, जो IRMS होता है उसे ही हम वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं, जैसे रूट मीन एवरेज मीन, ठीक है, का रेशियो बताना है। देखो वैसे ये क्वेश्चन कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो चैलेंज है वो क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उस जो फॉर्मूला है वो होता है IRMS, यानी कि वर्गमाध्य मूल मान जो होता है वो पीक वैल्यू का √2 रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि लड़के यहाँ का ये यहाँ करेंगे और आपको ऑप्शन फिर आपको 1/√2 भी दिख जाएगा। लेकिन बस आपको किसी भी तरह से ये कराने का मतलब यही है कि ये आप एग्ज़ाम तक आप इसको देख लेना एक बार, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इन क्वेश्चंस में। तो याद रखना IRMS = I0 यानी कि पीक वैल्यू अपॉन √2। अब शिखर मान तथा वर्गमाध्य मूल मान यानी कि I0 का हमें IRMS से रेशियो निकालना है, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो फिर वो √2 आ जाएगा, ठीक है, √2। और ये भी ध्यान से पढ़ना कि किसका किससे अनुपात पूछा गया है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप एग्जाम में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसका यूज जो है पौधों के ग्रीन हाउस में होता है, मतलब पौधा घरों, मतलब हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए मैंने कुछ टर्म लिख दिए हैं, क्योंकि कमेंट आए थे कल एक दो लड़कों के कि उन टर्म्स को डिफाइन कर दिया करो। तो पौधा घरों का मतलब ग्रीन हाउसेस, उनमें कौन सा। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं आपकी, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर XY, ये तो हो गया उनकी भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, या कह सकते हो तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम।
रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो इनमें इन सभी के बहुत सारे यूजेस हैं और उन सभी पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सपोज माइक्रोवेव का नेवी में बहुत पूछता है, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका जो आप एयरक्राफ्ट के जो नेविगेशन में, रडार में कह सकते हो, रडार में पूछेगा किसका यूज देगा, 4 ऑप्शंस देगा तो वहाँ पे माइक्रोवेव। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज जो ग्रीन हाउसेस में होता है, जैसे कि फाल्स जो डिटेक्टिव करेंसी डिटेक्ट करते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट, और इन सभी के यूजेस मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। जाके प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे या देख रहे हो तब तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड का ग्रीन हाउस में। देखो मेरी कोशिश क्या है कि इन 10-10 क्वेश्चंस के थ्रू आप तक अच्छे अच्छे 10-10 कॉन्सेप्ट लाता हूँ मैं। इससे क्या होगा कि आपको रियलाइज़ होगा एट द एंड कि मेरे पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का भंडार हो गया और रिलेवेंट यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों का हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आता हो, पीएचडी लेवल का आता हो। एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाओगे एयरफोर्स की, तो एक पैटर्न दिया है उन लोगों ने, उस पैटर्न पे ही वो पूछेंगे और उन्हीं का एनालाइज करके मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कन्वेक्स लेंस, यानी कि इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत से नहीं जानते लेकिन जानना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि उत्तल लेंस नहीं लिखेगा, वो अभिसारी लिख देगा। अब आपको पता ही नहीं है अभिसारी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तल होता है वो क्या होता है, वो चीज़ों को कन्वर्ज करता है यानी कि कन्वर्जिंग होता है, और जो अवतल होता है वो डाइवर्ज करता है। जो अपना आई लेंस होता है, मानव नेत्र होता है, वो कन्वर्जिंग यानी कि उत्तल ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है तथा फोकस दूरी f है, फोकल लेंथ f है, को पानी में डुबाया गया है, तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूँ कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी पावर ऑफ लेंस तो डिक्रीज हो जाती है और फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, वन कितना होता है 1.33 होता है। तो अगर कम वाले में डुबोएंगे तो हमेशा याद रखना, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा जो लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एक्सेप्शन केस है, इतने से ज़्यादा है, तब फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन यही यूजुअली पूछते हैं। तो याद रखना कि पावर, कभी कभी पूछते हैं लेंस की क्षमता, तो वो घट जाती है लेंस की क्षमता और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब ये तो हुई इस क्वेश्चन की बात, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली और पूछते हैं कि सपोज सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहाँ पे पानी के यहाँ पे कोष्टक में दे देंगे जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इतना चेंज कर देंगे और कहेंगे तो इसकी फोकस दूरी की जगह पे करेंगे कि वो कैसा व्यवहार करता है। तो याद रखना फिर वो कैसा व्यवहार, किस तरह से बिहेव करेगा, तब वो अभिसारी ही रहेगा, अभिसारी कन्वर्जिंग ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने से बड़ा हो, तब वो अपसारी यानी कि अपसारी, अवतल यानी कि डाइवर्ज करने लगेगा, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप पता होने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐप से बड़ी हो जाएगी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का, एक सेकेंड मैं इसको कर लेता हूँ, कांच का अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, जो विवग्योर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विवग्योर, GYOR, इसमें रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब इधर से अगर जाएंगे तो इंक्रीजिंग होता है वेवलेंथ का, और वेवलेंथ जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। अब आप ऐसे कर सकते हो, हमें सबसे बड़ा वाला बताना है, अधिक वाला, तो इनमें रेड की तो सबसे अधिक होती है तो इसका तो सबसे कम होगा, उससे भी कम ग्रीन, तो इसका आंसर ब्लू हो जाएगा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन तीनों में अगर देखें तो सबसे जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम ब्लू की है, तो सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का हो जाएगा क्योंकि तरंग दैर्घ्य के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, इस बार चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कि अगर किसी मैग्नेट की जियोमेट्रिकल लेंथ और जो उसकी चुंबकीय लंबाई यानी कि चुंबकीय लंबाई क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है, उनमें रिलेशन बताना है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जियोमेट्रिकल जो उसकी लेंथ होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है उसकी मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय लंबाई की।
क्यों? क्योंकि इस पे भी आपको वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव वो फ्रेम कर सकता है वो अपनी तरह से, ये आपको पता होना चाहिए। और जो रिलेशन है वो भी आप लर्न कर लो, बहुत ज़रूरी है कि जो लेंथ है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक वाली, वो होती है 5/6 इंटू लेंथ ज्योमेट्रिकल वाली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेशनलाइज करें एल जी यहाँ लाएँ, LM/LG हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 5/6। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक वाला कम होता है किससे? ज्योमेट्रिकल वाले से। आठवां क्वेश्चन है, आठवां कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैं 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपको 10 कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बताता हूँ। तो जो 8 नंबर का है वो क्या कह रहा है कि एक तत्व है, ठीक है, जिसका जो 202 एटॉमिक मास है, एक्स एक है, और उसका 84 क्या है? 84 एटॉमिक नंबर है। इससे क्या है, सक्सेसिवली पहले एक अल्फा कण एमिट हुआ, फिर उसके बाद एक बीटा कण हुआ, उसके बाद का मतलब सक्सेसिव। तो फिर क्या है कि परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जो न्यूक्लियर है उसमें परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रह जाएगा? तो अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक, जिसके निकलने से इसमें तो 2 का लॉस होता है और इसमें 4 का लॉस होता है। तो फिलहाल हमें मास से मतलब है नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या पे वर्क करना है। तो पहले अल्फा निकालेंगे तो 84 से कितना बचेगा? 82 बचेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ये सीखनी है कि जब बीटा एमिट होता है तो उस पर एक प्लस कर देते हैं, यानी कि एक एटॉमिक जो उसका एटॉमिक संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या है, और बीटा के एमिट होने से बीटा पार्टिकल एमिट होने से एक का इंक्रीज हो जाता है, फिर आप 83 कर दोगे इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और अगर किसी परिपथ में रेजिस्टेंस 12 ओम है और इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा आपकी 15, हाँ आई थिंक हाँ ये 15 ही है, 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? सबसे पहले तो आंसर पे चलने से पहले क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि चाहे प्रतिरोध हो चाहे प्रतिबाधा हो, यानी कि रेजिस्टेंस पूछे या इम्पीडेंस, दोनों का जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है। क्योंकि अभी हेनरी कहीं प्रेरकत्व कहता है तब तो आप हेनरी कर देते हो, स्वप्रेरकत्व कहता है तो आप गलत कर देते हो, हेनरी इंटू मीटर करने लगते हो। तो चाहे प्रेरकत्व कहे चाहे स्वप्रेरकत्व कहे, जिस तरह से सबका हेनरी होता है उसी तरह से चाहे प्रतिरोध कहे चाहे प्रतिबाधा कहे प्रतिघात कहे, सबका मात्रक आप ओम ही करना, क्योंकि एक मात्रक पूछा जाना है। अब पावर फैक्टर बताना है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप प्रतिबाधा ऊपर करोगे तो आपको ये डी ऑप्शन राइट मैच हो जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है, और ये एग्जाम के ऑप्शंस फ्रेम किए हुए हैं, किसी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से मैंने पिक किया है, तो यही ऑप्शंस थे। तो जो आपका सिलेक्शन बोर्ड है, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है, वो क्वेश्चंस इन्हीं बोर्ड के मर्ज करके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही उठाता है। तो ऑप्शंस आप कंफ्यूज, अब मैंने जो याद किया था दैट टाइम, वो कैसे किया था कि रेजिस्टेंस हम लोग 10th से पढ़ने लगते हैं, क्लास पहले हम क्लास 10th में आते हैं तो प्रतिरोध तो हम जानने लगते हैं, लेकिन जो इम्पीडेंस है वो हम 12th में जानते हैं आके, अल्टरनेट करंट जब डिटेल में पढ़ते हैं। तो इम्पीडेंस बाद में आया, यानी कि 12th में मेरे साथ आया। तो रेजिस्टेंस 10th से पहले से था, तो ऊपर पहले से मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस रखना है नीचे इम्पीडेंस रखना है। ऊपर रेजिस्टेंस 12 रखेंगे और नीचे इम्पीडेंस 15 रखेंगे, तो 15 8 120 होता है, यानी कि पॉइंट लगा के जीरो लगाएं तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, 0.8 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्टा कर देते हो, इम्पीडेंस ऊपर कर देते हो तो 1.25 आ जाएगा, जो गलत होगा, याद रखना। एक चीज़ और मैं साथ ही बता दूं, क्योंकि कभी कभी और एक और दो चीज़ें देगा आपको, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देगा, तब फिर जेड कैसे निकालते हैं, वो अंडर रूट करके रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का दोनों का स्क्वायर कर देंगे। कभी कभी या तो ये इस फॉर्मूले से पूछेगा प्रतिबाधा, या इस तरह से पूछेगा शक्ति गुणांक, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल थीटा दिया है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो आपको पता होगा n इज इक्वल टू होता है 1/sin c, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल है बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये आपको रिलेशन पता है तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1/sin, क्रिटिकल एंगल c ना देके कितना है, थीटा है, तो n इज इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, तो n हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अभी क्या है कि रिसेंट किसी एग्जाम में हीरे का पूछा गया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 की प्रोबेबिलिटी है, या तो आपसे वायु का पूछेगा, सबसे कम होता है वायु का, या निर्वात का जिसका 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैक्सिमम होता है हीरे का।
मिनिमम और मैक्सिमम वाले याद रखना, हीरे का होता है 2.4। मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर क्रिटिकल एंगल पूछे, क्योंकि ये भी किसी एग्जाम में पूछ लिया है उसने कि हीरे का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वायु का या वैक्यूम का, निर्वात का, और मैक्सिमम होता है हीरे का, और क्रिटिकल एंगल हीरे का 2.4। और एक आपको और रिलेशन याद रखना है, जैसे सपोज कहता है कोई, अगर क्वेश्चन में देता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर का एयर के सापेक्ष उसने 4/3 दिया है, और पूछ लेता है WNG यानी कि WNA यानी कि पूछ लेता है वाटर एयर का वाटर के सापेक्ष, तो दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो 1/4/3 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है। देखो, इस वीडियोस के बेस्ट रिजल्ट का अगर आपको चाहिए तो आपको पहले क्या करना है, वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आया तो आपको इंस्टेंट पॉज करना है, वीडियो को खुद से ट्राई करना है, खुद से एफर्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अभी, क्योंकि अब लास्ट माइन्यूट टिप्स आपके लिए यही है। अभी क्या है, माध्यम का वेग बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि माध्यम में प्रकाश की चाल, आप लोग समझ लेना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली। अब एन हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें क्रिटिकल एंगल दिया है। अगर क्रिटिकल एंगल दिया है तो एन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एन होता है 1/sin c होता है। अब साइन सी का मतलब साइन क्रिटिकल एंगल 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 आएगा, एन का मान हमें इनडायरेक्टली गिवन था 2। अब एन यहाँ पे 2 लिख दिया, इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ बटे माध्यम में हमें निकालनी है, तो उसको अभी हम के मान ले रहे हैं। तो अगर ये हमें के फाइंड करना है, के इधर ले जाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁸ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था याद रखना। फिर से आपको ये तो पता रहता है कि एन होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी क्या है, एन कभी कभी वो डायरेक्ट देगा, कभी कभी आपको क्रिटिकल एंगल देगा, तो आपको एक स्टेप आगे चल के क्रिटिकल एंगल से पहले एन फाइंड करना है, देन ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी अभी एग्ज़ाम रिसेंट जो हो रहे हैं उस पर जो मेमोरी, आई नो कि पेपर ऑनलाइन होता है तो घर के कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि ये टाइप्स इस तरह से पूछ रहा है, तो उसी पे मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n माध्यम में जाती है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण बताना है। अभी क्या है कि स्नेल ने एक नियम दिया था, n = sin i अपॉन sin r, स्नेल sin r, जहाँ पे ये होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, अभी इन्होंने क्या कहा है कि आपतन कोण का आधा है, रिफ्रैक्शन एंगल है वो इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण की जगह पे sin i लिखा रहने देते हैं, और अपवर्तन कोण अगर आधा है तो sin i/2 है ना, ये अपवर्तन कोण r को हम i/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपतन कोण का आधा है। चलो, तो n इतना मिल गया। अब साइन i का हाफ वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन a का साइन 2a का होता है 2 sin a cos a, लेकिन यहाँ पे 2 ना हो तो क्या हो जाता है 2 sin a/2 और cos a/2, तो वही साइन i में हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin i/2 और cos i/2। ठीक है, तो साइन i/2 से साइन i/2 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 cos i/2। ठीक है, और इधर n, अब जब 2 इधर आएगा तो n/2 हो जाएगा, फिर ये 2 cos इनवर्स n cos, अब हमें i/2 निकालना है तो cos इनवर्स हो जाएगा, फिर i निकालना है तो 2 इधर आ जाएगा, तो b आपको दिख रहा होगा cos इनवर्स 2 cos इनवर्स n i/2। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आएगी होगी तो मैं आपको बताऊं कि आप अभी पेपर पेन उठाओ, खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसकी अभी इतनी नीड है। मुझे आपको मोस्ट वायु के सापेक्ष एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ दोनों के लिए, WNG = ANG बटे ANW। इस क्वेश्चन पे फॉर्मेट पे हमेशा क्वेश्चन, एक बार तो फॉर्मूला ही पूछा गया था, ठीक है, घुमा फिरा के दे दिया था और पूछा गया था। तो क्या होता है, यहाँ पे ये ग्लास होता है, ये वाटर होता है और ये एयर होता है, ये 3 टर्म्स हैं इनकी। तो ग्लास का वाटर के सापेक्ष
ठीक है, ये लिखने का फॉर्मेट जो आगे लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पे गिलास का चाहिए, तो गिलास का यानी कि कांच का, पहले जल का लिखा है बाद में कांच का लिखा है, देख रहे हैं ना, जल का फिर कांच का, तो जल का ये कांच का, तो फॉर्मूले में ऊपर क्या है, गिलास का ऊपर लिखना है यानी कि 5/3 बटे नीचे जल का लिखना है वाटर का, तो वाटर का कितना है, जल का आगे लिखा था 4/3, इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 5/4, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना कि यहाँ काय का पूछा है, कभी कभी कांच का जल के सापेक्ष यहाँ पूछा है, कांच का पूछा है, गिलास का पूछा है, तो ठीक है फॉर्मूले से निकल रहा है। क्वेश्चन में भी घुमा सकता है कि जल का कांच के सापेक्ष पूछते, यानी कि वाटर का गिलास के सापेक्ष, तो जो निकलेगा उसका 1/, कर देंगे, ठीक है, जो निकलता है उसका 1/, कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग 9/8 आएगा, मिला लेना फॉर्मेट से, ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि एक मछली जल में बाहरी दुनिया को सर्कुलर देखती है, मछली है जो जल में है वो, एक क्वेश्चन ऐसा ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आपके में भी पूछा जा सकता है कि देखती है, यदि मछली जल के तल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, मछली जो है जल के 12 सेंटीमीटर नीचे, और जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है, तो वृत्ताकार क्षितिज की त्रिज्या बतानी है। कौन से सर्कुलर, यानी कि जो मछली देख रही है आउटर वर्ल्ड को, जो सर्कुलर देख रही है वो किस रेडियस का सर्कुलर वर्ल्ड देख रही है, तो हमें वही रेडियस बतानी है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट थिंग कि आप केवल क्या करो कि एन निकालो, पहले तो एन, हमें एन गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है वहाँ से फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका है जो गिवन है वहाँ से फॉर्मेट शुरू करो, तो एन होता है 1/sin c, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मछली को बाहरी दुनिया वृत्ताकार दिख रही, तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, उस वृत्ताकार क्षितिज की, यानी कि उस सर्कुलर क्षितिज की त्रिज्या बतानी हो, तो पहले तो एन कितना है 4/3, तो 4/3 1/sin c, तो यहाँ से साइन सी कितना, यहाँ से साइन सी इधर जाएगा तो साइन सी मिलेगा 3/4, साइन सी मिलेगा 3/4, हमने ट्रायंगल बनाया, साइन थीटा होता क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 ये है और 4 ये है, क्योंकि साइन सी हमें 3/4 मिल गया। अब हम ये साइन क्यों कर रहे हैं ये पूरा, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग 16 बराबर 9 का वर्ग प्लस x², तो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा, √7 मिलेगा हमें, बेस हमें √7 मिल गया। ये बेस हमने क्यों निकलवाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, उसके बाद आप कर लोगे। अभी क्या है, मैं इसको एक बार लिख दूँ, आपको अपवर्तनांक से हमें साइन सी मिलेगा, ठीक है, साइन सी यानी कि क्रिटिकल एंगल, साइन सी मिलेगा कितना 3/4। अब हम पाइथागोरस लगा के इसको √7 निकालेंगे। अब हमने ये इसलिए किया क्योंकि इसका एक चीज़ आपको मैं हिंट्स दे दूं, याद रखना आर जो होगी वो निकलेगी H tan c, ये आप हिंट से याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा आ जाता है, आज जो रेडियस पूछे तो एच जो होगी वो जो तल से मछली की है जो हाइट दी गई होगी 12 रख देंगे इंटू tan c। अब साइन सी से tan c कैसे निकालते हैं, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 3/√7, तो 36/√7 आ गया। अब 36/√7 हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम √7 का ऊपर √7 का नीचे गुणा कर देंगे, तो 36√7 और √7 7 हो जाएगा, तो 36√7/7 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना R = H tan c, ये क्वेश्चन आ जाए तो R = H tan c, H आपको दी रहेगी, tan c आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपवर्तनांक से साइन सी निकालोगे, ट्रायंगल बना के फिर tan c निकाल लेना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि चमकने वाला देखते हो आप लोग, तो वो नहीं मैंने बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो आप लोग चमकने का मतलब अपवर्तन रिफ्रैक्शन जो गलती कर देते हो, इसलिए ये कहीं ना कर दो, तो ठीक है अपवर्तन से चमकती हैं ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़, मारीचिका हो गई, रेगिस्तान में मारीचिका हो गई, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से आपने पढ़ रखी होगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से एक ये है कि पानी जो वायु का बुलबुला होता है पानी के अंदर, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है, चमकता दिखाई देता है, याद रखना। और तारों का चमकना वो अपवर्तन होता है। कभी कभी पूछा जाता है तालाब है वो उभरा हुआ दिखाई देता है, तली उसकी उभरी हुई, तो वो भी अपवर्तन होता है, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आखिर ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये कब पॉसिबल होता है, जब प्रकाश वायु से, मैंने शायद ये कॉन्सेप्ट बताया भी था,
तो आपको क्या बताया था, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो, यानी कि डेंस से रेयर में जा रहा हो। अब देख लो, डेंस और रेयर क्या होते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंस होगा, जिसका कम होगा वो रेयर होगा। सघन यानी कि घना। अब देखो वायु जल घना होता है वायु से, यानी कि तो विरल से सघन में जा रहा है। वायु से कांच में, ये भी विरल से सघन में जा रहा है, तो इनमें तो पॉसिबल है ही नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जल से कांच में जा रहा है, कांच का तो अधिक होता है जल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी विरल से सघन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांच से जल में जा रहा है, यानी कि इसमें सघन से विरल में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो टोटल इंटरनल। हेलो एवरीवन, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे और पूछेगा किसका मात्रक समान नहीं है। एज़ यूजुअल मेरा काम सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तो आप लोग करने में कैपेबल रहो। तो सबसे पहले तो LRC, अगर आप ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो तो इन टर्म्स को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेरकत्व और धारिता और प्रतिरोध, इन तीनों की विमाएँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, तो इन तीनों की विमाएँ रट लो। ठीक है, प्रेरकत्व की तो बहुत ईजी होती है, पहले उसकी लिख लो, किसकी, कार की, mL²T⁻²। ऊर्जा की लिखने के बाद उसमें केवल एम्पियर की -2 और लगा तो ये प्रेरकत्व की हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अभी रट लो, mL²T⁻, मेरे साथ ही रटते चलो, आज ही आपको रट जाएंगी, एक दो बार और देखोगे हो जाएगा। अब धारिता की हमने बताया था, पहले mLTA लिख लो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर लिख लो 1 2, अब 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, ऐसे उल्टा करके लिख लो और शुरू के 2 पे माइनस लगा दो। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक वो है याद करने का। वैसे निकाल तो सब लोगे Q बराबर CV से, लेकिन आपको रटी होनी चाहिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, अब क्या है कि इनमें आपकी इन तीनों में आप देख लेना कि इन तीनों के इक्वल आएंगी। अब सबसे पहले LC की बात कर लेते हैं। अगर LC का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है M और ये +1 है, दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। -2 और +2 जब गुणा करेंगे तो प्लस से माइनस का पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। और ये T⁻4 है और इसमें T⁻2 से गुणा करेंगे तो गुणा में घाते जोड़ती हैं तो T² मिलेगा, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो T मिलेगा। यानी कि इसकी भी विमा T के बराबर आती है, RC की विमा T के बराबर आती है, L/R की विमा भी T के बराबर आती है। क्योंकि L की विमा मैंने आपको ये बताई, R की विमा बस L जैसी ही होती है, बस इसमें -3 होता है ऊपर। ठीक है, ये R होता है, बस -2 लगाते हो तो L हो जाता है, तो वो भी हमें T देता है। लेकिन जो 1/LC है, अंडर रूट में 1/LC है, वो हमें आवृत्ति की विमा देता है। क्योंकि आप भी देखोगे ये T आ रहा है, लेकिन 1 में करेंगे तो 1/T आएगा, यानी कि T इनवर्स आएगा, जो कि फ्रिक्वेंसी की विमा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए अगर आप फिजिक्स में फेल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आपको प्रतिरोध की या प्रेरकत्व की विमा नहीं पता है, तब आप एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार नहीं हैं। तो मेरी कोशिश यही है इस सीरीज़ के थ्रू कि आप तक, बस देखो क्या होता है कि एक टीचर, अकॉर्डिंग टू मी, आपको जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दे वो एक टीचर नहीं होता। एक टीचर की ट्रू डेफिनेशन होती है कि वो आपको अच्छे से गाइड करे। करना तो एक एस्पायरेंट को खुद ही होता है। कल एक बच्चे ने, जितेंद्र तक है, वो बहुत कमेंट करता है, मैं देख रहा हूँ बहुत इमोशनल हो रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपका बस एक जरिया हूँ, मेहनत आप खुद कर रहे हो, मैं नहीं होता तो कोई और पढ़ा रहा होता, आप उससे पढ़ रहे होते। तो बस मेरा यही है कि मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। लेकिन इसका आप भी हकदार हैं, क्योंकि मेहनत आप करते हैं। ठीक है, दूर संचार से संबंधित तरंगें होती हैं। देखो टेलीकम्युनिकेशन, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार नेवी एग्जाम में और एयरफोर्स। वैसे तो जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ वो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन इसका फैक्ट है, याद रखना, माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव होती हैं वो आपकी दूर संचार से संबंधित होती हैं, यानी कि सूक्ष्म तरंगें। अब तरंगों का मैं बार बार बताता हूँ, देखो फिर बताऊँगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY, कोई XY का नाम का लड़का है, उसके लिए रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि जब से जियो आ गया, फ्री हो गया है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, ये इनकी तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो की होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सूक्ष्म तरंगें, याद रखना। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, देखो एक ये आप लोग समझते हो कि मैं अपने लाभ, मेरा तो इसमें प्रॉफिट है ही,
लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका प्रॉफिट है कि आप इस रेस में कहीं पीछे ना हो जाएं, क्योंकि क्या है कि अभी मैंने अपने चैनल पे देखा तो 28% है नॉन सब्सक्राइब्ड, यानी कि 28% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो वीडियो देखते हैं। तो मेरे भाई इससे क्या होगा कि आप इस रेस में, इस कैंपेन में पीछे रह जाओगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कुछ वीडियोस छूट जाएंगे। तो आप अभी पॉज करो वीडियो को, ये सबसे पहले का काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लाल बटन है वो एकदम फ्री होता है, सब्सक्राइब करने पे आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है, उसको दबा दो। और बगल में एक घंटे का निशान आएगा जिसे बेल आइकन बोलते हैं, उसको प्रेस करने पे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले नोटिफाइड आपको कर देगा यूट्यूब कि इन्होंने वीडियो अपलोड किया है। तो इस रेस में अगर आप भी एकदम साथ चलना चाहते हो गर्मजोशी के साथ, तो ये काम अभी कर लो, ठीक है। इनमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी, लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, ये सभी बता रखी है मैंने। तो कौन सा स्पेक्ट्रम इनमें वर्क करता है? अब ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर वीडियो में भी पूछता हूँ। मेरी देखो, क्योंकि दोनों का सहयोग होना चाहिए, मैं पढ़ाता जाऊँ आप पीछे का भूलते जाओ, तो ये सही नहीं है। या आप अभी बताओ कि लाइमन, मैं आपको कुछ याद कराऊँ, मैंने बताया था लाइमन बामर ट्रिक बताई थी, बामर विजिबल, विजुअल दृश्य बामर वाली, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी पीछे वाले एग्जाम में। तो लाइमन का आपको बताना है, ठीक है। आप बताना लाइमन कौन से अवरक्त में, सबका वैसे पता होना चाहिए। लाइमन बामर, और लाइमन बामर का बहुत पूछता है, और उनमें सब में तो अवरक्त आ जाता है, लेकिन लाइमन बामर आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रटा हुआ इन द सेंस, मतलब रटा रटा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लो। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं ए और बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा जरूरी है इस बार, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश Q से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनों ने इसको कर लिया था मेरी बिना हेल्प के। वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग बताना, और ठीक है, क्योंकि चलो अब करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा जो करते हैं पॉज करके। तो क्या है कि सबसे पहले एक टर्म पे ध्यान दो, कुछ समान पृष्ठ आवेश दिया है। समान पृष्ठ आवेश का मतलब इसका पृष्ठ आवेश और इसका पृष्ठ आवेश दोनों इक्वल दिए गए, तो इसका क्या होता है Q/4πr², उसकी त्रिज्या क्या है a, तो a² इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, इस दोनों में आवेश Q ही है तो इसका भी Q1/4π, इसकी त्रिज्या b², 4π से 4π कट गया, तो Q1/Q2 हमें क्या मिल जाएगा, a²/b²। ये याद रखना, Q1/Q2 हमें मिल गया है a²/b², लेकिन हमसे Q1 और Q2 का रेशियो तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है तीव्रताओं का। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो या अपने माइंड में रख लो, Q1 Q2 का रेशियो मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे E का, क्या होता है E1/E2, अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/4πε0 Q1 उसकी रेडियस a², इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q2/a², ठीक है। ये 4π से ये 4π कट गया, तो ये हो गया Q1/Q2, और ये a² ऊपर जाएगा a²/b², ठीक है, इतना मिल गया। और अभी हम Q1 Q2 का रेशियो निकाल चुके हैं, सॉरी ये b² ऊपर जाएगा तो यहाँ पे b रहेगा और नीचे a रहेगा, ठीक है, b²/a²। और Q1 और Q2 का अभी हमने रेशियो निकाला था कितना, a²/b², तो यहाँ पे a²/b² लिखेंगे तो ये a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, हमें 1:1 मिल जाएगा। देखो आपको समझने में इतना टाइम लग रहा है, हमें समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो और एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कर लोगे, आई नो। लेकिन क्या है कि कोई चीज़ पर समझने में अगर आप अच्छा फोकस कर देते हो, उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो फिर आप कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया है, ऑनलाइन वीडियोज़ की एक सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है, आप 10 बार रिपीट करके देख सकते हो, एक बार नहीं आया 20 बार देखो, ठीक है। प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है? देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गति होती है, एक चक्रण गति स्पिन मोशन और कक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है, याद रखना वो होता है प्रतिचुंबकत्व का कारण।